बहुत खुशी की बात है कि आज आप लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखने जा रहे हैं। आज हम इसके सारे नियम को डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप लोग सीख चुके हैं टेंसों के पूरे प्रकार, उसकी एक्सरसाइज। इसके अतिरिक्त आपने इट का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग, बी का प्रयोग, ये बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक्टिव वॉइस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इंग्लिश में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। तो सबसे पहले समझते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है क्या। तो जिन वाक्यों में, जो वाक्य हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं हिंदी से, वो कहलाता है एक्टिव वॉइस। तो जिन वाक्यों में सब्जेक्ट सक्रिय होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वी बाई अ बुक। यहाँ पर ही राइट्स का मतलब मैंने पत्र को लिखा, तो यहाँ मैं एक सक्रिय भूमिका निभा रहा हूँ। और पैसिव वॉइस क्या होता है? ऐसे वाक्य जहाँ पर सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है या उसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। जैसे फुटबॉल इज प्लेड बाई राम, तो फुटबॉल खेला गया राम के द्वारा, लेकिन फुटबॉल अपने आप में यहाँ पर एक कर्ता का रोल अदा कर रहा है। यहाँ पर यही आपका महत्वपूर्ण है, यहाँ पर राम महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए ऐसा वाक्य क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के कुछ नियम है। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जो नॉर्मल वाक्य हम लोग बनाते हैं, टेंस बनाते हैं, वो सब एक्टिव वॉइस होते हैं। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, मतलब जो करता है उसको कर्म बना देंगे, और जो कर्म दिया गया है एक्टिव वॉइस में, हम उसको क्या करते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा नियम है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग हमेशा तीसरी सूरत का प्रयोग करेंगे, मतलब थर्ड फॉर्म का। टेंस कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा पैसिव वॉइस में तीसरी सूरत ही प्रयोग में लाई जाती है। और एक चीज़, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जो भी कर्म होगा, कर्म से पहले हम लोग बाई लगा देंगे। कर्म कौन सा? जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी के पहले हम लोग बाई लगाएंगे। इसमें कुछ और भी परिवर्तन हैं, देखिए। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में क्या परिवर्तन होते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे पास दो मुख्य चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, मतलब कर्ता होता है और कर्म होता है। ये वाक्य में मुख्य रूप से दिया होता है। तो यदि कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में आई हो और ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आई का आप बना देंगे मी। आई का कर्म क्या होता है? मी होता है। तो आई को यदि आप कर्म के रूप में लिखना चाहें तो मी लिखेंगे। और वी हमारा सब्जेक्ट होता है। यदि आपको कहीं आवश्यकता पड़े कि इसको कर्म के रूप में लिखना है तो आप अस लिखेंगे, और यदि अस को सब्जेक्ट बनाना है तो वी लिखेंगे। इसी प्रकार यू का कर्म भी यू रहता है, यू का कर्ता भी यू रहता है। तो ये दोनों तरफ आपका यू ही लिखा जाएगा, चाहे कर्म से कर्ता बनाए या कर्ता से कर्म। अगर कहीं पर आपका ही मिला है और ही को कर्म बनाना है तो आप हिम लिखेंगे, यदि हिम को कर्ता बनाना है तो आप ही लिखेंगे। इसी प्रकार सी का होता है हर, कर्म, और यदि कर्म से कर्ता बनाना है या कर्म से कर्ता बन रहा है तो वहाँ पर हर का सी आ जाएगा। ये एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। इट का इट ही रहता है और दे का हो जाएगा आपका देम। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण नियम थे जो कि वाक्यों में काम देंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनसे बहुत सारे वाक्य ऐसे होंगे जो हमारे आसान हो सकते हैं। तो ये नियम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है, कैसे बनाते हैं हम वाक्यों को। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। जो कर्म होता है वो किस रूप में आता है आपको मालूम होगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जो कर्म है वो कर्ता के रूप में आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा, ऑब्जेक्ट किसके रूप में? कर्ता के रूप में आ गया है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, जिस टेंस का वाक्य होगा उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म अन्य शब्द बाई, और फिर इसके बाद में सब्जेक्ट। और ध्यान दीजिएगा यदि कहीं पर बीन, बींग या बी दिया है और वाक्य नकारात्मक है तो उनके पहले हम लोग नोट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नियम है। यदि बीइंग, बी या बीन दिया है तो उसके पहले ही नोट लगाएंगे। क्या क्या टेंसों में परिवर्तन होते हैं उसको भी समझ लीजिए। जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि हमें कोई वाक्य दिख जाता है तो हम उसे किस में बदलेंगे, उसके टेंस में परिवर्तन कैसे होंगे, ये सारी चीज़ आप सीखेंगे यहाँ पे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम पहचानेंगे कैसे। तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस दिया गया है या फिर डू दिया है या डज दिया गया है, तो इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। ऐसे वाक्य हमारे जब बदलेंगे इज एम आर में सहायक बदलेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप देखते ही पहचान लेंगे यदि इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर के साथ में बीइंग रख देंगे, बी ई आई एन जी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे पहचानेंगे इंग्लिश वाक्यों को। यदि किसी भी इंग्लिश वाक्यों में
अंग्रेजी वाक्यों में हैज़ या हैव आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो सॉरी, यहाँ पर आपका क्या करेंगे, सिर्फ बीन लगा देंगे। हैज हैव के साथ में हम लोग बीन का प्रयोग कर देंगे। यदि वाक्य नकारात्मक है तो बीन के पहले हम लोग नॉट भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसकी आपकी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसलिए हम इसको नो चेंज लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट में मात्र 3 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। इसके साथ हम लोग देखते हैं पास्ट की। तो पास्ट इंडेफिनिट की सबसे पहले क्या होती है सहायक क्रिया, समझिए। या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का उपयोग होता है और ये तो फिर डिड का प्रयोग होता है। यदि दो में से कोई चीज़ मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया की जगह पे वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। पास्ट कंटिन्यूस में आ गए हम लोग। तो पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य कैसे पहचानेंगे, यदि आपका वाज वेयर मिल जाए किसी भी वाक्य में, उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो समझ लीजिएगा कि पास्ट कंटिन्यूस है यहाँ पे। और पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाते समय सिर्फ आप बीइंग का प्रयोग करेंगे, BEING। तो वाज वेयर के साथ में बीइंग और आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि नकारात्मक है तो बीइंग के पहले आप नोट लगा सकते हैं। पास्ट परफेक्ट में देखिए पहचान कैसे करेंगे, यदि किसी भी अंग्रेजी वाक्यों में हैड मिल जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो समझ लीजिएगा ये पास्ट परफेक्ट का है। इसको पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद में बीन का प्रयोग कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे, आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ध्यान दीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कारण कैसे है नहीं बनती है, क्योंकि ये वाक्य हम लोग पहले ही बना चुके हैं। हैड बीन देखिए पास्ट परफेक्ट में आया और हैड बीन ही उसकी सहायक क्रिया होती है। तो इस प्रकार आपने देखा 4 और 4 8 टेंसों की पैसिव वॉइस आपकी निकल गई। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में पहचानेंगे कैसे। यदि किसी भी अंग्रेजी वाक्यों में शैल या विल मिल जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो समझ लीजिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है हमारा। फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे, यदि किसी भी वाक्यों में विल या शैल मिल जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो समझ लीजिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसे वाक्यों में विल शैल के साथ में बी का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस को देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान करेंगे, यदि किसी भी वाक्यों में शैल विल के साथ बी मिल जाए, BE, तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, विल या शैल के साथ में यदि बी मिल जाए तो समझ लीजिए कंटिन्यूस का है और इसको हम लोग किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं करेंगे, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट में देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट का होता है, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग विल शैल के बाद में हैव और फिर बीन और लगा देंगे। मतलब विल हैव या शैल हैव सहायक क्रिया हो गई, इसके बाद में हम बीन और लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। और यहाँ पर भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें विल शैल और विल शैल के साथ में हैव बीन आती है सहायक क्रिया और इस प्रकार इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये थे टेंसों के महत्वपूर्ण नियम। और अभी ये सेशन हमारे सिर्फ नियमों का है, अगला सेशन जो होगा उस पर आप लोग एक्सरसाइज सीखेंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का किसे कहते हैं, तो ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, विनती, परामर्श, सुझाव, प्रस्ताव का बोध उत्पन्न होता है, ऐसे वाक्य आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। फिर से समझिएगा, ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, विनती, परामर्श, सुझाव ऐसी सब चीज़ें आ जाए तो कैसे होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्दों के पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य के भाव के अनुसार वाक्य के प्रारंभ में निम्न शब्दों को जोड़कर वाक्यों को बनाया जा सकता है। और वो निम्न शब्द क्या हैं आप समझ लीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यदि किसी वाक्य से प्रार्थना का भाव उत्पन्न हो तो सबसे पहले आप उसमें लिख दीजिएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू और बाकी पूरा वाक्य को आप उतार दीजिएगा। जैसे आदेश का भाव उत्पन्न हो तो आप क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये आपका आदेश के भाव में है। और इसी प्रकार आपको परामर्श का भाव उत्पन्न हो तो सजेस्टेड या एडवाइज्ड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यू आर सजेस्टेड या फिर यू आर एडवाइज्ड। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रयोग। लेट से हम लोग कैसे बना सकते हैं वाक्यों को, लेट का भी समझ लीजिए। सूत्र क्या है, लेट के बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद में बी लिखना है,
इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना लिखना है। तो लेट ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म, इस प्रकार ये लिखेंगे। कुछ वाक्यों में शुड बी का परिवर्तन भी दिखाया गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बिना ऑब्जेक्ट के हम लेट द्वारा भी बना सकते हैं और नॉर्मल तरीके से वाक्य को भी बना सकते हैं। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है वाक्य में तो हम शुड बी से उन वाक्यों को नहीं बनाएंगे। तो इसका सूत्र क्या बनता है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर से समझिएगा, यदि किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस में कर्म नहीं दिया गया है तो उसको हम शुड बी के प्रयोगों से नहीं बनाएंगे, उसे हम लेट के प्रयोगों से बना सकते हैं या फिर नॉर्मल प्रयोग जो मैंने आपको बताए थे कि वाक्य के भाव के अनुसार शब्दों को रख दीजिए, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू या फिर यू आर ऑर्डर टू या फिर यू आर सजेस्टेड टू। इसके बाद में पूरे वाक्य को जो कहते हैं उतार दीजिए, टू लगाकर, बस हो गया। लेकिन शुड बी में अगर परिवर्तित करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर शुड, फिर बी, फिर वर्ब।